हेलो दोस्तों, मिलते हैं इसमें क्लास में इकोलॉजी एनवायरनमेंट के रिवीजन 3 में। है जो सीबीडी जैव विविधता पर रिवीजन कर रहे थे, उसी का अंतर्गत अगला रिवीजन है ये राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। यानी सीबीडी का जो जैव विविधता के लिए कन्वेंशन हुआ है, सीबीडी को स्वीकार किया गया, उसके नियम कानून लागू किए गए हैं। उसके अंदर भारत की जो रणनीति है, नहीं राष्ट्रीय रणनीति, उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके संबंध में है ये राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाएं NVSAP। राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय को लागू करने के लिए प्रमुख उपकरण है ये। अभिसमय के लिए आवश्यक है कि देश एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि रणनीति उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों योजनाओं बनाने में शामिल हो जहां जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह की रणनीति बनाई जाए जो जहां जैव विविधता प्रभावित हो रही है वहां योजनाओं को लागू किया जा सके, उसके लिए है। इसके तहत नागोया प्रोटोकॉल चलाया गया है। ये नागोया प्रोटोकॉल जो है जापान में हुआ। नागोया जापान का शहर है, जापान में हुआ था नागोया प्रोटोकॉल। तो क्या है नागोया प्रोटोकॉल के बारे में? नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस यानी संसाधनों तक पहुंच और लाभों का साझा करने, यानी ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। यानी संसाधनों तक पहुंचना और उन संसाधनों का लाभ साझा करने था। 1992 में जैव विविधता अभिसमय के लिए 2010 का एक पूरक समझौता, यानी नागोया प्रोटोकॉल जो है जापान में 2010 में समझौता हुआ। संसाधनों तक पहुंच के जैव विविधता के जो संसाधन है उन संसाधनों तक पहुंचना और लाभ साझा करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल है। ये अपने आनुवंशिक पार्टियों के लिए आनुवंशिक संसाधनों के लाभ साझाकरण और अनुपालन के संबंध में उपयोग करने के लिए दायित्व को निर्धारित करता है। यानी पार्टियां हैं जितनी, उन सबके साथ आनुवंशिक संसाधनों के लाभ साझाकरण के लिए उपाय करता है। नागोया प्रोटोकॉल के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य है कि यह सीबीडी के 3 उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी कानूनी संरचना प्रदान करता है। सीबीडी के जो उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य थे, हम उस क्लास में बताए थे। तो उसमें से जैव विविधता के लाभ साझाकरण जो तीसरा उद्देश्य था, उसके संबंध में कानूनी नियम बनाता है। उद्देश्यों में से पारदर्शी कानूनी संरचना प्रदान करता है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग और उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित न्यायसंगत बंटवारा करना इसका कार्य है। प्रोटोकॉल में आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया गया है। फिर नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधान क्या है? तो नागोया प्रोटोकॉल में जैव विविधता संसाधनों और उनके वाणिज्यिक इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले उचित समान लाभ साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को एक राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। यानी जैव विविधता संसाधनों का जो उद्योगों में वाणिज्य यानी व्यापार में जो उद्योगों में जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनका जो लाभ होगा उनको साझा करने के लिए सभी हस्ताक्षर जो देश थे, हस्ताक्षरकर्ता देश है, उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर है ये कि सभी के साथ लाभ साझाकरण के लिए किस प्रकार का कानून होगा हस्ताक्षर देशों के लिए। तो ये राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है। फिर प्रोटोकॉल जो है खाद्य और कृषि के लिए कृषि के लिए वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित पहुंच और लाभ साझा करने के लिए पहले से मौजूद मापदंडों की पहचान करता है। यानी ये प्रोटोकॉल जो खाद्य पदार्थों के लिए, कृषि के लिए, वनस्पति और आनुवंशिक जो संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा क्या करता है? लाभ साझाकरण करता है। जो पहले से नियम प्रोटोकॉल है संसाधनों पर, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित लाभ साझाकरण करने के लिए मौजूदा मापदंडों की पहचान करता है कि उन सब पर पहले से जो मापदंड है वो क्या है, तो और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा उन्हें स्थापित पहुंच लाभ साझाकरण किया जा सकता है, तो उस पर ये काम करता है।
फार्म को आनुवंशिक सामग्री और रोगजनकों के उपयोग टीके को विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी टीके यानी दवाओं को, वैक्सीन जो है, टीकों या दवा वैक्सीन को विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी फार्म जो है आनुवंशिक संसाधन, उसका उपयोग रोगजनक यानी कोई रोग हो गया है तो उस रोग को ये टीके वैक्सीन बनाने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। फिर इसके अतिरिक्त लाभ स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाए, इसके लिए काम करता है नागोया प्रोटोकॉल। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न केवल मूल संसाधन का उपयोग करने के लिए बल्कि इससे विकसित व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भी अपने मुनाफे को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना होगा। ये बताता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं तो आनुवंशिक संसाधन, उनका मूल संसाधन का उपयोग करते हैं, तो ये केवल ना कि मूल संसाधनों का उपयोग जो कर रहे हैं उसका लाभ साझा करेंगे, बल्कि उससे जो उत्पाद बना रहे हैं तो उस उत्पाद बनाने के बाद जो कंपनियां बेच देती हैं उसका मुनाफा भी स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना होगा। फिर फार्म स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखेंगी। यानी फार्म जो बनाए रही हैं उससे आनुवंशिक संसाधनों को, जो पारंपरिक ज्ञान पहले से प्रचलित है स्थानीय समय, उसको, उस ज्ञान का उपयोग कर सकती हैं, तो उस ज्ञान को ध्यान में रखेंगी। फिर इसका स्वीकरण कब हुआ, इसे कैसे स्वीकार किया गया, तो प्रोटोकॉल जो है 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में अपनाया गया था। 29 अक्टूबर को अपनाया गया था 2010 में, और इसे 12 अक्टूबर 2014 को लागू कर दिया गया। भारत ने 11 मई 2011 को नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, यानी भारत ने 2011 में किए, 10 में ये हुआ था, फिर 14 में लागू हुआ। और अक्टूबर 2012 में हैदराबाद में आयोजित CBD के पार्टियों के 11वें सम्मेलन, यानी हैदराबाद में 2011 में भारत ने इसको अपना लिया, तो 2012 में हस्ताक्षर करने के बाद 2012 में भारत में हैदराबाद में आयोजित CBD पार्टियों के 11वां सम्मेलन हुआ, और इसमें उसने पुष्टि की कि भारत इसमें शामिल है, और इसने पुष्टि की। अप्रैल 2022 तक इसे 137 पार्टियों द्वारा पुष्ट किया गया है। नागोया प्रोटोकॉल में 137 पार्टियों ने, यानी सदस्य देशों ने शामिल हो गए हैं, जिसमें 136 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य और यूरोपीय संघ शामिल है। यानी संयुक्त राष्ट्र में जो राज्य शामिल हैं वो सब राज्य हैं, और एक यूरोपीय संघ शामिल है। जो है CBD की सदस्यता, यानी नागोया की सदस्यता। और आवश्यकता क्यों है, सो जैव विविधता संसाधनों के उपयोग हो, जैव विविधता जो संसाधन का उचित उपयोग हो, और बायोपायरेसी यानी अवरोध से जैव विविधता संसाधनों का उपयोग को नियंत्रित करना, और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने के लिए है। तो उसके लक्ष्य थे CBD के जैव विविधता का संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना, फिर जैव विविधता संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करना और संरक्षण करना, और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना। तो स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझाकरण के संबंध में नागोया प्रोटोकॉल है ये। अब नागोया प्रोटोकॉल क्यों महत्वपूर्ण है, तो नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं, उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अधिक कानूनी और निश्चितता, पारदर्शिता बनाए रखेगा। तो नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधन और उनका उपयोग किस तरह से हो, और उनका कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने में मदद करके नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग को प्रोत्साहन के लिए बनाता है, और इस विकास और मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के योगदान को बढ़ावा देता है। यानी मानव के लिए जैव विविधता जो का विकास है उसको बढ़ावा देता है, और लाभ साझाकरण सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इसलिए नागोया प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण, और पहले में ये बताया कि कानून की निश्चितता, यानी कानून बनाए रखता है, पारदर्शिता, उपयोगकर्ता है जो उनके बीच पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आईजी जैव विविधता लक्ष्य, इस प्रोटोकॉल के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसे आईजी जैव विविधता लक्ष्य कहते हैं। राज्य यानी नागोया शहर जापान में।
आईजी जो है जापान का एक राज्य है और जहाँ नागोया शहर है और जापान में है ये, तो उसे आईजी जैव विविधता लक्ष्य कहते हैं। आईजी राज्य के अनुसार राज्य पर दिया गया है इसका नाम। आईजी जैव विविधता लक्ष्य क्या है, तो 5 महत्वपूर्ण लक्ष्य जिसके अंतर्गत 20 लक्ष्य हैं। पहला है 18 से 29 अक्टूबर 2010 को नागोया में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन की 10वीं बैठक में एक संशोधन और आगतन इसमें जैव विविधता के लिए रणनीति योजना 2011 से 2020 तक सहमति बनी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो रणनीति बनी 2011 से 2020 तक इसमें सहमति बनी, तो उसमें जैव विविधता लक्ष्य शामिल किए गए। तो बता रहा है कि 18 से 29 अक्टूबर 2010 में नागोया में सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की जो 10वीं बैठक हुई थी उस 10वीं बैठक में से आईजी जैव विविधता लक्ष्य को शामिल किया गया। इसमें आईजी जैव विविधता लक्ष्य शामिल हैं जिसमें 20 लक्ष्य शामिल है, जो योजना में परिभाषित 5 रणनीतियाँ यानी 5 रणनीतियों के तहत प्रत्येक को संबोधित करते हैं। तो 20 लक्ष्य अपनाए गए और जो 5 रणनीतियों को संबोधित करते हैं। अब है इस तरह की रणनीतियाँ और लक्ष्य, यानी आईजी जैव विविधता लक्ष्यों के तहत रणनीतियाँ 5 रणनीतियाँ और फिर उनके अंतर्गत लक्ष्य होंगे। इसमें रणनीति ए है कि सरकार और समाज में जैव विविधता को मुख्य धारा में लाकर जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना तथा उन पर काम करना। यानी सरकार और समाज क्या करेगी, जैव विविधता जो है उसको मुख्य धारा में लाएगी और उन जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उसका पता लगाएगी, उन पर काम करेगी। तो जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना और उसके नुकसान का पता लगाना और काम करना है। दूसरा है प्रत्यक्ष जैव विविधता पर जो दबाव पड़ रहा है, तो जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा लक्ष्य है प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना, यानी आनुवंशिक संसाधनों की रक्षा करना तीसरा लक्ष्य है। वह पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से सभी का लाभ बढ़ाना। पारिस्थितिक तंत्र में जो सेवाएं हैं यानी आनुवंशिक संसाधन उनका सबको लाभ सुनिश्चित करना है। फिर है 5वां लक्ष्य भागीदारी योजना, यानी ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन में वृद्धि करना है। अपना अपना ज्ञान देना, उसमें क्षमता का निर्माण किया जाए और उसका क्रियान्वयन में वृद्धि करना है। इन लक्ष्यों को 2020 तक पूरा नहीं किया जा सका है और संसाधनों के साथ 2030 तक की समय सीमा और तैयार कर दी गई। तो इन लक्ष्यों को 20 तक के लिए था, पूरा नहीं हो पाया तो 30 तक के लिए इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई। तो ये 5 रणनीतियाँ हैं। पहले में तो जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना और उनके नुकसान का पता लगाना है। दूसरे में प्रत्यक्ष दबाव कम करना, उनको सतत उपयोग को बढ़ाना है। फिर आनुवंशिकता की रक्षा करना तीसरा लक्ष्य है। फिर लाभ बढ़ाना, पारिस्थितिक तंत्र में सभी को लाभ बढ़ाना चौथा लक्ष्य है। फिर 5वां है ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण करना है। इस तरह से इसके सस्टेनेबल SDG स्कोर जो सरकार ने जारी किए हैं। अब है आईजी जैव विविधता लक्ष्य रणनीति 1 जो थी उसके तहत लक्ष्य क्या है, तो पहली जो रणनीति थी उसमें था जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना और नुकसान का पता लगाना। उससे संबंध है कि जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना लोगों को। 2020 तक का लक्ष्य था, तो इसमें था कि 2020 तक लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना। फिर 2020 तक विकसित गरीबी उन्मूलन योजनाओं में जैव विविधता के मूल्यों को एकत्रित करना। तीसरा लक्ष्य है कि 2020 तक जैव विविधता के लिए हानिकारक घटकों को खत्म करना है, चरणबद्ध तरीके से उन्हें कम करना, सुधार करना है, हानिकारक घटकों को खत्म करना। फिर 2020 तक सतत उत्पादन और खपत के लिए योजनाओं को लागू करना है। सतत उत्पादन करना और खपत के लिए योजनाओं को लागू करना, ये 4 लक्ष्य
जैव रणनीति 1 के तहत है, जिसमें जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करना, फिर गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए जैव विविधता को एकीकृत करना था, फिर हानिकारक खतरनाक घटकों को खत्म करना है, फिर सतत उत्पादन को लागू करना है, चौथा लक्ष्य। अब है रणनीति बी, यानी रणनीति 2 नंबर की जो रणनीति थी, जिसमें जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करने पे संबंधित थी। जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, इससे संबंधित जो रणनीति थी उसके लक्ष्य है। तो उसका जो लक्ष्य है उसके तहत उसमें है 2020 तक प्राकृतिक आवासों के नुकसान और वनों के नुकसान की दर को 50% तक कम करना है। तो जो प्राकृतिक आवास का नुकसान हो रहा है, वनों का नुकसान, उसको 50% तक कम करना है। छठवां लक्ष्य अति मत्स्यायन कम करना है, 2020 तक अति मत्स्यायन जो हो रहा है उसको कम करना। और सातवां है 2020 तक कृषि और जलीय कृषि वानिकी के अंतर्गत सतत तरीके से प्रबंधन करना। तो पहले दूसरे में मत्स्य कम करना, फिर है कृषि वानिकी सतत प्रबंधन करना, फिर है 8वां लक्ष्य 2020 तक प्रदूषण और उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। तो 9वां है आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों के मार्गों का प्रबंधन और रोकथाम, आक्रमणकारी विदेशियों के मार्ग का प्रबंधन करना, रोकथाम करना है। और 10वां है जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण से प्रभावित प्रवाल भित्तियां हैं और अन्य कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों को मानव जनित दबाव को कम करना है। तो ये जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करने रणनीति के तहत ये लक्ष्य है, जिसमें पहला ये था कि प्राकृतिक आवासों के नुकसान और वनों को 50 आवास के जो नुकसान है उनको 50% तक कम करना, फिर मत्स्यायन कम करना, वनीकरण और कृषि और सतत तरीके से प्रबंधित करना है, प्रदूषण को कम करना था, फिर आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों की रोकथाम करना है, फिर जलवायु परिवर्तन के कारण जो अम्लीकरण हो रहा है उस पर मानव दबाव को कम करना है। अब है जैव विविधता रणनीति सी, यानी जैव विविधता जो रणनीति सी है उसके तहत जो लक्ष्य आएंगे उनको बताया गया। तो रणनीति सी है, इसमें पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना और जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना। तो आनुवंशिक जैव विविधता है उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना, उससे संबंधित रणनीति है। तो रणनीति सी के तहत है कि 2020 तक कम से कम 17% स्थलीय अंतर्देशीय जल और 10% तटीय समुद्री स्थलों को संरक्षित क्षेत्र में लाना, यानी 70% स्थल को और 10% तट को समुद्री क्षेत्र को यानी संरक्षित क्षेत्र में लाना है। तो 70% स्थल और 10% तट क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र में लाना है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना है, यानी 2020 तक संकट में जो पड़ी प्रजातियां उनको विलुप्त होने से रोकना। 2020 तक कृषि, पौधों और पालतू जानवरों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना है, यानी पौधों की और जानवर हैं उनकी विविधता को बनाए रखना और आनुवंशिक संरक्षण उनके लिए काम करना है। तो ये तीसरा रणनीति थी। अब चौथी रणनीति थी, जो चौथी रणनीति में लाभ साझाकरण था कि लोगों को लाभ साझाकरण करना, ABCD, हाँ, पारिस्थितिक तंत्रों की सेवाओं से सभी का लाभ साझाकरण करना है। तो चौथा जो है लाभ साझाकरण के संबंध में रणनीति है, रणनीति D ये है। तो 14वां लक्ष्य महिलाओं, आदिवासियों, गरीबों के लिए आवश्यक जैव विविधता सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए जैव विविधताएं सेवाएं प्रदान करना है। इस फिर है 20 तक मरुस्थलीकरण रोकथाम करना और बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र को सुधारना, मरुस्थलीकरण को रोकथाम करना और सुधारना। फिर है 2015 तक राष्ट्रीय विद्यमानों के अनुरूप आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करना, आनुवंशिक संसाधन है उन पर नागोया प्रोटोकॉल लगाना। तो ये 3 लक्ष्य जो आएंगे वो रणनीति 4 में आएंगे, जिसमें लाभ साझाकरण
सुनिश्चित करना था। तो महिलाओं, आदिवासियों, गरीबों को इनकी आनुवंशिक जैव विविधता की सेवाएं प्रदान करेंगे। फिर मरुस्थलीकरण रोकथाम करेंगे। फिर नागोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के संबंध में कि आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वित करेंगे। अब तीसरा जो 5वां लक्ष्य ई वाला रणनीति लक्ष्य ई, तो ये था ज्ञान प्रबंधन क्षमता निर्माण। इसमें लक्ष्य के 2015 तक एक ऐसी नीति साधन अपनाना और राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाओं को लागू कराना था। इसमें तो एकीकृत नीति अपनाने के संबंध में। फिर जनजातीय समुदायों को ज्ञान को एकीकृत करना, 2020 तक जनजातियों के जो ज्ञान है उसको एकीकृत करना। फिर है जैव विविधता, उसके मूल्यों, कार्यप्रणालियों और स्थिति से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करना। तो जैव विविधता के संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी को लागू करना है। इसमें फिर 20वां है 2020 तक सभी स्रोतों से और समेकित और सहमत प्रक्रिया के अनुसार जैव विविधता 2011 और 2020 के लिए रणनीति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्त संसाधन जुटाने के लिए है। फिर है जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो 2 प्रोटोकॉल बताए गए थे जैव विविधता के लिए, एक नागोया प्रोटोकॉल था, एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल था। तो नागोया प्रोटोकॉल पढ़ लिया जिसमें जैव विविधता के संसाधनों का लाभ साझाकरण के संबंध में था। तो ये जैव विविधता लाभ साझाकरण था। और अब है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जैव विविधता अभी समय का पूरक है, यानी जैव विविधता का CBD है, उसको अभी समय को पूरा करने, कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बनाया गया है। बाध्यकारी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये प्रोटोकॉल देश के बीच, यानी देशों के बीच जीवित परिवर्तित जीवों यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की गतिविधियों को विनियमित करके जैव विविधता की रक्षा करता है। यानी जो जेनेटिक रूप से उन्हें संशोधित किया गया और जो जीव बनाए गए या उत्पाद बनाए गए, तो उनको जीव जो है उनकी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, जैव विविधता की रक्षा करना चाहता है। फिर इसमें पूर्व सूचित समझौते के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करता है ताकि देशों के पास उनके क्षेत्र लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के आयात के बारे में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हो। तो एक पूर्व सूचित समझौता यानी जिस देश में आयात निर्यात करना है तो उसके संबंध में, ताकि देशों के पास जो आयात निर्यात कर रहे हैं तो उनके निर्णय लेने के लिए उनके पास जानकारी हो कि किस चीज़ को हम अपने देश में मंगा रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित है। तो पहले में जैव विविधता की उनकी रक्षा करना है, उनको विनियमित करना है जो लिविंग मॉडिफाइड है, और फिर लिविंग मॉडिफाइड जो है उनके आयात निर्यात के बारे में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी भी सुनिश्चित करना है। जैव विविधता पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है जैव विविधता के लिए, तो इसका उद्देश्य है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के हस्तांतरण, संचालन और उनके उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों से दुनिया के जैव विविधता की रक्षा करना है। यानी जो संशोधित किए गए जीव हैं या उत्पाद हैं उससे दुनिया की और जैव विविधता है उसकी रक्षा करना है, यानी उससे नुकसान हो सकता है। तो जैव विविधता की रक्षा करने के लिए जो सरकार लेन देन कर रही है, आयात कर रही है, तो निर्यात कर रही है, तो उसके बारे में सूचित करने के लिए है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होता है। फिर स्वीकरण में कब स्वीकार किया गया है, तो 29 जनवरी 2000 को CBD के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया है। 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ है। तो जो 2003 को CBD का समझौता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है 2003 को लागू हुआ है और 2000 को अपनाया गया है। CBD के पूरक समझौते यानी जैव विविधता संरक्षण के संबंध में CBD का समझौता हुआ और CBD बना 1992 में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन से निकल के कन्वेंशन था जी। तो CBD को नियम को लागू करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया, तो ये 2000 में आया, 2003 में लागू हुआ। फिर जीवित संशोधित जीव यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है,
उनके संबंध में है कि प्रोटोकॉल एक जीवित संशोधित जीव को किसी भी जीवित जीव के रूप में परिभाषित करता है जो कि आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का एक अनोखा संयोजन है। तो जीवित संशोधित जीव क्या हैं, उनको परिभाषित करता है कि वह किस तरह से आनुवंशिक सामग्री के उपयोग से बने हैं। फिर जीवित जीव का अर्थ किसी भी जैव इकाई से है। जीवित जीव का अर्थ जैविक इकाई से है जो आनुवंशिक सामग्री को स्थानांतरित करने या फिर प्रतिकृति करने में सक्षम है, यानी आनुवंशिक रूप से बनाए गए हैं और आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण किया गया है। तो वो प्रतिकृति करने में सक्षम है, जिसमें जीवाणु रहित जीव, वायरस और वायरोइड शामिल है। तो ये जीवित जीवों से संबंधित है। तो ये वाला रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए थैंक यू।